लैपटॉप तो हमारी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और आपने कभी सोचा होगा कि ये काम कैसे करता है, फंक्शनैलिटी कैसे होता है। ये क्वेश्चन तो आपके मन में आते ही होंगे। तो आप बिल्कुल सही आए हैं। इस चैनल में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि लैपटॉप होता कैसे है, फंक्शन कैसे करता है और रियली आपको ये हेल्प करेगा समझने के लिए कल के दिन कुछ इशू होता है आपके लैपटॉप में तो आपको सॉल्व कैसे करना है। तो आप बिल्कुल सही आए हैं इस चीज में। मैं इतना सिंपल बना दूंगा इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को कि जिस तरह एक बाइट ऑफ एन एप्पल कितना सिंपल है, उतना ही सिंपल आपको समझना होगा कि ये लैपटॉप काम कैसे करता है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें फंक्शनैलिटीज बहुत सारे हैं, तो आप प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो कुछ कुछ करके देखिए, पर जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरा लैपटॉप अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन कैसे करता है। प्लस अगर कोई और चीजें मिसिंग हो चुकी हैं जैसे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ट्रबल शूटिंग के हिसाब से, वो भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो कोई भी लैपटॉप अगर आप समझे तो तीन आर्किटेक्चर में बनाया जाता है, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, पीसीएच आर्किटेक्चर और एसओसी आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं। स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है कि इसमें सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। जो पुराना आर्किटेक्चर है ये पहले यूज किया जाता था, पर आजकल एसओसी, सिस्टम ऑन चिप आर्किटेक्चर हो चुका है जिसमें एक ही चिप में सारे फंक्शनैलिटीज आपको मिल जाते हैं। और पीसीएच आर्किटेक्चर भी आजकल यूज होता है, तो प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब आर्किटेक्चर बोलते हैं जिसमें दो तीन आईसी एक आईसी के अंडर होते हैं। तो ये तीन आर्किटेक्चर को आज हम समझेंगे और इसके बाद आप ये क्लियरली समझ जाएंगे कि पूरा फंक्शनैलिटी होता कैसा है और आपको इस फंक्शनैलिटी में कैसे समझना है कि ये फंक्शनैलिटी काम कैसे करता है। तो आते हैं आगे। आप ये प्रोसेसिंग सेक्शंस देख रहे हैं। किसी भी लैपटॉप में जैसे मैंने बोला है आर्किटेक्चर होता है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सीपीयू, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और सुपर आईओ। आईओ एक बायो सिस्टम। तो सीपीयू नॉर्थ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है और साउथ ब्रिज आपके आईओ के साथ कनेक्टेड होता है। तो एक पैटर्न है। इसमें दो तीन पैटर्न के बारे में आपको बताता हूं जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्थ ब्रिज हरदम सीपीयू के साथ ही होता है क्योंकि नॉर्थ ब्रिज फास्ट प्रोसेसिंग के लिए होता है, साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होता है और सुपर आईओ साउथ ब्रिज के नीचे होता है। तो ये आप जनरल आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और इसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। तो प्लीज बने रहिए। और हाँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में देख सकते हैं, पर डेफिनेटली ये देखिए क्योंकि ये आपको एक अच्छा व्यू देगा लैपटॉप कैसा होता है, फंक्शन कैसे करता है। चलिए फिर जाते हैं स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर की तरफ। स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं और इस स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर अगर आप समझ जाएं तो आप पूरा लैपटॉप की फंक्शनैलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जैसे लैपटॉप में वेरियस मॉड्यूल्स काम कैसे करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है आपको पता ही है। एएमडी जैसे आप देख रहे हैं, एएमडी प्रोसेसर्स होते हैं, इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं, तो इनको ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये हर काम के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेटा इन आता है, प्रोसेस करता है और डेटा आउट करता है। ये कंपोनेंट के बारे में आप चिंता मत कीजिए, ये भी मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा कि ये एक्चुअल में ट्रांजिस्टर का लॉजिक कैसे होता है और एक काम कैसे करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक यूनिट हो गया स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में जाते हैं। तो ये है दूसरा नॉर्थ ब्रिज आईसी और जीएमसी आईसी। जीएमसी आईसी को ये भी बोला जाता है ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब आईसी, ये भी इसको बोला जाता है। तो ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब आईसी क्या होता है, ये फास्ट प्रोसेसिंग जो भी होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ चीजें कंप्यूटर में ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत फास्ट चलना चाहिए, अगर आप उसमें स्लो डालेंगे तो चीजें सही नहीं होंगी। तो आप देखिए जैसे आप देख रहे हैं रैम स्लॉट, रैम बहुत फास्ट होना चाहिए क्योंकि आपका सीपीयू डेटा भेज रहा है रैम को और रैम से डेटा आ रहा है, तो ये तो फास्ट होना ही चाहिए। तो नॉर्थ ब्रिज इसको देखता है। डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गेम खेल रहे हैं, आपका प्रोसेसिंग कुछ चल रहा है, आपका डिस्प्ले कुछ और आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजीए पोर्ट 32 पोर्ट होता है जो आप देख रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे स्पीड प्रोसेसिंग सेक्शंस नॉर्थ ब्रिज से कंट्रोल होते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, आप लंबी सांस लीजिए, बहुत आसान है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि सीपीयू एक सेक्शन है, नॉर्थ ब्रिज एक सेक्शन है, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कनेक्शन विद सीपीयू और नॉर्थ ब्रिज। मैंने जैसे आपको बोला था नॉर्थ ब्रिज और सीपीयू जैसे आप देख रहे हैं कनेक्टेड हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं ऐसे। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड इसलिए हैं कि सीपीयू जब भी डेटा फेंकेगा तो ये फटाफट कनेक्ट करेंगे, देयर इज नो इंटरमीडिएट थिंग इन बिटवीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों कनेक्टेड होते हैं।
चलिए एक लंबी सांस लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा बोल दिया होगा शायद मैंने। तो आप देखिए स्मॉल ब्रेथ में समझिए, सीपीयू है, देखिए आप सीपीयू है, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर है, और ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर के साथ क्या है, रैम है, डिस्प्ले है और वीजीए पोर्ट है। इतना तो क्लियर है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, इंटेल का आईसी दिख रहा है। इंटेल का ये जो आईसी है ये नॉर्थ ब्रिज आईसी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्रिज किससे कनेक्टेड है, आप देखिए पीछे नॉर्थ ब्रिज किससे कनेक्टेड है, सीपीयू से कनेक्टेड है। और सीपीयू किससे कनेक्टेड है, नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड है पहले इंस्टेंस में। और नॉर्थ ब्रिज क्या कर रहा है, सारे हाई प्रोसेसिंग सेक्शंस को अच्छे से देख रहा है। तो आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, देखा है, ये आप पीछे देख रहे हैं जो स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट में क्लियरली दिख रहा है कि ये इंटेल का आईसी है, और आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, नॉर्थ ब्रिज आईसी को। तो अब तक तो लगता है अब तक आपको क्लियर है, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स तो बोला नहीं है। आने वाले आप बने रहिए, आने वाली चीजें और सिंपल होती जाएंगी। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, लेट्स रिवाइज। हमने डिस्कस किया है सीपीयू, हमने डिस्कस किया है नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए होता है। फास्ट प्रोसेसिंग के काम कैसे होते हैं, रैम के वीजीए पोर्ट होते हैं, ये सब फास्ट प्रोसेसिंग होता है, इसके नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे चीज के पीछे जाते हैं। अब नॉर्थ तो है तो कुछ साउथ तो होना चाहिए, तो इसी तरह उन्होंने साउथ ब्रिज बनाया। साउथ ब्रिज क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड होता है, ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है, तो नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड होता है। और साउथ ब्रिज का काम क्या होता है कि ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग उसकी करता है जो स्लो प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, मैंने क्लियरली दिखाया है, यूएसबी, सीरियल पोर्ट, ऑडियो, लैन, वाईफाई, ब्लूटूथ, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सारे स्लो प्रोसेसिंग थिंग है। तो ये डायरेक्ट उसके पास नहीं जाते हैं, नॉर्थ ब्रिज के पास नहीं जाते हैं, तो साउथ ब्रिज के थ्रू होते हैं। तो ये एक आईसी मैंने आपको दिखाया है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये आईसी देख रहे हैं, तो यही आईसी है आपका साउथ ब्रिज का। तो यही इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजें देख ली हैं क्लियरली, सीपीयू देख लिया है, नॉर्थ ब्रिज देख लिया है और साउथ ब्रिज देख लिया है। अब फोर्थ कंपोनेंट की तरफ जाते हैं, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर का, ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट होता है आपका एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी। इसको एम्बेडेड कंट्रोलर भी बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये मदरबोर्ड, आपके जो सीपीयू का मदरबोर्ड होता है, उसमें जो भी पावर रिक्वायरमेंट होता है वो सब कुछ ये एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसी है, इसमें प्रोग्रामिंग होता है, और ये वोल्टेज स्पेसिफिकेशंस, इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके कुछ चीजें जो सीपीयू में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक फैन, ठीक है, फैन चलता है, टच पैड होता है, आपका कीबोर्ड होता है, ये सारे स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर में एम्बेडेड कंट्रोलर कंट्रोल करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसी है एम्बेडेड का। और ये किससे कनेक्टेड होता है, जैसे आप सीपीयू तो पहले था, ठीक है, सीपीयू के बाद आपका आया नॉर्थ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज के बाद आया आपका साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज के बाद आया एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी। और एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी इस चीज को टेक केयर करता है, ठीक है। तो एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी के साथ एक बायोस का सेक्शन लगा होता है। बायोस आपने सुना ही होगा, बायोस का, बायोस के बारे में आप जब भी लैपटॉप के बारे में बात करते हैं, तो जब भी टेक्नीशियन से आप जैसे आईटी में हो, आपने टेक्नीशियन से बात करेंगे तो वो बोलेगा बायोस खराब है, बायोस उड़ गया है। तो बायोस क्या होता है, जो बायोस होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये आईसी बायोस होता है। 8 पिन की ये आईसी होती है जो इस आईसी से, आईओ कंट्रोलर आईसी से कनेक्टेड होता है। आईओ कंट्रोलर एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी से कनेक्टेड होता है, ये होता है इसका बायोस आईसी, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इतना सिंपल है, ये बायोस आईसी है और ये इससे एम्बेडेड कंट्रोलर से कनेक्टेड है। तो ये बायोस इंफॉर्मेशन सारा रखता है, मतलब फर्मवेयर, एक फर्मवेयर स्टोर करता है जिसमें मदरबोर्ड के बारे में सारे सेटिंग्स, सारे डिटेल्स ये पर्टिकुलर आईसी स्टोर करता है। तो चलिए, तो आप स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को देखिए। और तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप, हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आपने सीपीयू डिस्कस किया है, हमने नॉर्थ ब्रिज डिस्कस किया। नॉर्थ ब्रिज हाई प्रोसेसिंग के लिए होता है। देन वी कम टू द साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज क्या है, लो स्पीड प्रोसेसिंग के लिए आता है। फिर आता है एम्बेडेड कंट्रोलर, एम्बेडेड कंट्रोलर के साथ बायोस कनेक्टेड होता है। तो ये आर्किटेक्चर एक देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्किटेक्चर में आपको लैपटॉप को स्क्रीन समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए नेक्स्ट आर्किटेक्चर कैसा है। तो अभी तक तो आपने बेसिक फंक्शनैलिटी समझ लिया है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर जो सिस्टम ऑन चिप आर्किटेक्चर और पीसीएच आर्किटेक्चर है, हम स्क्रीन में देखेंगे ताकि आपको फ्लो पूरा समझ में आए। आने वाले सेक्शन भी हम स्क्रीन में देखेंगे। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पीसीएच आर्किटेक्चर पे। तो पीसीएच आर्किटेक्चर एक सेकंड आर्किटेक्चर है। पहले तो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर था, देन वी हैव द पीसीएच आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आप पीसीएच आर्किटेक्चर हम समझेंगे कि इसको क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है। तो पीसीएच इज ऑल्सो नोन एज द प्लेटफॉर्म कंट्रोल्ड हब आर्किटेक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये आर्किटेक्चर है। तो आप सेक्शन वन, इसमें क्या होता है, जैसे आप डिवाइसेस देख रहे हैं, जैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप डिवाइसेस देख रहे हैं, ये कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। सबसे पहले आपका है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू कनेक्टेड है, देन यू हैव द नॉर्थ ब्रिज कनेक्टेड, साउथ ब्रिज कनेक्टेड, एंड यू हैव द आईओ कनेक्टेड, ठीक है। तो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है, तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों सेक्शंस क्या क्या हैं। आपका ये एक सीपीयू एक सेक्शन है, ठीक है। और फिर आपका नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज ये एक ही सेक्शन में आ रहे हैं। और फिर बायोस आपका तीसरा सेक्शन है। तो एक्चुअल में क्या हो गया है कि आप, जैसे मैं बता रहा था, पीसीएस आर्किटेक्चर में दो सेक्शंस को एक साथ कंबाइन कर दिया है एक ही चिपसेट में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि साइज कम हो गया मशीन का, ठीक है। तो मदरबोर्ड का साइज कम हो गया, प्लस ये बहुत बेनिफिशियल है, इन टर्म्स ऑफ वायबिलिटी देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ देखा जाए कि कितना छोटा मशीन है। तो ये सब तो फंक्शनैलिटी मोर और लेस वही रहती है, बस चिपसेट के अंदर नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज आ गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यही सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब इसको इंटरनल डिटेल्स में बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं फास्ट प्रोसेसिंग सेक्शन है, इसमें क्या होगा, आपका नॉर्थ ब्रिज आ जाएगा, इसी के अंदर आपके प्रोसेसर आईसी के अंदर ही नॉर्थ ब्रिज आ जाएगा। और फिर आपके साउथ ब्रिज, जो साउथ ब्रिज है वो आपके पीसी हब आईसी के अंदर आ जाता है। तो स्लो प्रोसेसिंग सेक्शन के अंदर साउथ ब्रिज आ जाता है। तो ये हब आईसी के अंदर आपका स्लो प्रोसेसिंग सेक्शन आ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेन बायस है 2 to 8 MB का स्टोरेज स्पेस है, और ये पीसीएस हब से भी मिलता है, और एक एक आपका सुपर आईओ आईसी है, उससे भी कनेक्टेड है एक बायोस। तो डिफरेंस क्या है कि इसमें 512 KB से 2 MB के बीच में डेटा है, और इस पर्टिकुलर मशीन में, इस पर्टिकुलर उसमें 2 से 8 MB के बीच में डेटा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम समझते हैं कि बायोस क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा बायोस क्या होता है। तो बायोस क्या होता है, जब भी आपका कंप्यूटर बूट होता है, तो बूट होने पे क्या होता है कि वो क्या करता है, खुद ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है एक एक कंप्यूटर। तो वो सपोर्ट कौन करता है, वो ये बायोस सपोर्ट करता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें इसमें टोटल 8 पिन हैं, 8 पिन कॉन्फ़िगरेशन में बायस आता है। इसमें टोटल 8 पिन है। तो ये कौन सपोर्ट करता है, ये आपका बायोस ही सपोर्ट करता है। तो आपको ध्यान देना है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे क्या क्या फंक्शंस को सपोर्ट करता है बायोस। तो बायोस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एनी डिटेल इन टर्म्स ऑफ हाउ योर हार्डवेयर इज फंक्शनिंग द हार्डवेयर में कंटेन रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो भी है उसका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बायस रखता है। बूटिंग के टाइम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, और सारे कंपोनेंट्स एक बार चेक किए जाते हैं। अगर कोई इशू है तो वो कंपोनेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, और इन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वो नहीं है, वो फिर उसके बाद आईसी को बता दिया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब आईसी को बता दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पीसीबी हब, इसको बता दिया जाता है, या फिर सुपर आईओ आईसी को बताया जाता है। तो बायोस का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। तो आपको यही समझना है। और आप अपने मदरबोर्ड में पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बायोस है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं, तो मैंने यहाँ लिस्ट दिया है। आप मदरबोर्ड में इन कंपनीज के अगेंस्ट कोई कंपनी देखते हैं तो वो एक्चुअल में बायोस है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक मॉसफेट, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं 8 पिन वाले, एक है आपका मॉसफेट, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट इसे बोलते हैं। मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है ये। और 8 पिन का एक बायोस भी होता है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे करेंगे कि ये बायोस मॉसफेट है, ये है। तो हम ये कंपनी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एमएक्स लिखा हुआ है, तो एमएक्स से ये पता चलता है कि ये बायोस का आईसी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एमएक्स भी इंक्लूड किया है। तो ये सब चीज़ों से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये बायोस कैसा है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई, अब देखिए ये पीसीएच आर्किटेक्चर का ये पर्टिकुलर हब स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देख रहे हैं, तो ये है इसका सेंट्रल, हर हर मदरबोर्ड में ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऐसे दिखता है, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो आप देखिए प्लेटफॉर्म कंट्रोल और हब ये है, ठीक है, जो मैंने बताया था पीसीएच आर्किटेक्चर। और फिर उसके बाद सुपर आईओ एंड बायोस, ये देखिए ये। तो आप सुपर आईओ आईएस में आईसी में के बारे में बता रहा था मैं, जो है ना, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, टच पैड, कीपैड, और टच पैड कंट्रोल, कीपैड कंट्रोल करता है, जो सारा कंट्रोल करता है वो आईसी है। प्लस इसके साथ जो बायस कनेक्टेड है, वो आप देख रहे हैं ये बायस कनेक्टेड है। तो सुपर एंड बायस, तो ये आर्किटेक्चर किसका है, पीसीएच आर्किटेक्चर है। और आप अगर अपने लैपटॉप का मदरबोर्ड खोलेंगे और आपका मदरबोर्ड पीसीएच आर्किटेक्चर फॉलो करता है, तो इस सेक्शन में आप देखेंगे कि आपका आपका प्रोसेसर यहाँ है, आपका पीसीएच सेक्शन यहाँ है, और आपका आईओ बायोस सेक्शन यहाँ है। तो बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है, आपको कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल आर्किटेक्चर है। पीसीएच में क्या होता है, सीपीयू, ये एक चिपसेट, और ये एक से, तीन ही सेक्शंस में डिफाइंड है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं एसओसी आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर भी बहुत प्रेवलेंट है। अभी आप जो भी मदरबोर्ड देखेंगे, जो भी डेस्कटॉप देखेंगे, इसमें एसओसी आर्किटेक्चर यूज़ करता है क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट है। तो पहले वाले आर्किटेक्चर मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक चिप है, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम इन चिप। पूरा सिस्टम एक पूरे चिप के अंदर आ गया है। तो आप देख रहे हैं इसके नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ठीक है, और सारे कॉन्फ़िगरेशंस है ना, वो सब नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन एक ही आईसी के अंदर आ चुका है। तो इसे आप क्या देख रहे हैं कि इसे पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक में कंसाइज करके बहुत छोटा कर दिया है। तो यही है आपका सिस्टम ऑन चिप आर्किटेक्चर। और यही यही आर्किटेक्चर आजकल हमारे सारे मशीन्स में यूज़ होता है। और आप देख रहे हैं सेकेंडरी बायोस, इसके सेकेंडरी बायोस जो हमें बाहर दिख रहा था, अब इसके अंदर है। मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया है, इसके अंदर अंदर है। बाकी ये फैन, टच और कीबोर्ड तो यही कंट्रोल कर रहा है अभी, एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी। बस जो मेन बायस है वो अलग से कनेक्टेड है। बायस को तो आपको आइडेंटिफाई करना मैंने बता दिया है। प्लस सिस्टम इन आर्किटेक्चर में सब कुछ अंदर है, तो सब चिप जो प्रोसेसर है सब कुछ वही कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें और कुछ समझने लिए नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ लिया है और आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। जहाँ तक आपने अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट है और आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम एक ताली बजा सकते हैं कि हमने आर्किटेक्चर समझ लिया है, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर समझ लिया है, पीसीएच आर्किटेक्चर समझ लिया है, सिस्टम ऑन चिप आर्किटेक्चर समझ लिया है। कंपोनेंट्स इन आर्किटेक्चर में सेम होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कहाँ आता है कि एक चिप दूसरे चिप के अंदर चला जाता है। और आप देख रहे हैं जैसे सिस्टम ऑन चिप आर्किटेक्चर में आप जाएंगे तो सब कुछ कंसाइज हो चुका है। तो वही एक चीज़ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आने वाला पार्ट और इंटरेस्टिंग है और आपको एक्चुअली मज़ा आएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो प्लीज़ आगे भी कंटिन्यू कीजिए। तो आगे हम पावर सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आईसीस के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब हम पावर सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कल के दिन कोई लैपटॉप खराब होता है तो उसके पावर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो वो कंपोनेंट्स को बताएंगे और किस तरह से क्या क्या इशू है वो समझेंगे। ठीक है, तो पावर सप्लाई कंपोनेंट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला एक सेक्शन है आपका मॉसफेट। तो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को मॉसफेट बोलते हैं। तो आप देखिए जनरल आर्किटेक्चर इसका ऐसा होता है। तो लेट्स से आप घबराइए मत, बहुत ही सिंपल है ये। लेट्स से करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ऐसे, और फिर यहाँ से पाथ तो ऐसा होना चाहिए, है ना। पाथ तो ऐसा होना चाहिए ना करंट का। वोल्टेज कोई भी सर्किट, अगर यहाँ पे बाई चांस में एक सपोज एक एलईडी लगा देता हूँ, ठीक है। एलईडी का साइन तो ये होता है, अगर एलईडी लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं सपोज 5 वोल्ट देता हूँ और यहाँ पे इसका करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगा लेता हूँ। तो अल्टीमेटली अगर मैं 5 वोल्ट दूँ और करंट 1 किलो ओम का रेजिस्टर यहाँ लगा दूँ तो ये एलईडी जलेगा, चलेगा। पर अगर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में ये मॉसफेट को कनेक्ट किया है तो ये एलईडी नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है वो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक गेट वोल्टेज देना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज। एक गेट वोल्टेज देना पड़ता है। जैसे ही हम गेट वोल्टेज देते हैं तो ये सर्किट बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप जैसे ही गेट वोल्टेज देंगे आप देखेंगे कि आपकी एलईडी जल गई है। तो आप किसी सेक्शन को गेट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मॉसफेट का यही एक बहुत बड़ा यूज होता है और ये पूरे मदरबोर्ड में बहुत सारे जगह यूज होता है। तो दो टाइप के मॉसफेट होते हैं, एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। क्योंकि ये गेट से कंट्रोल्ड है तो बहुत आप किसी एक्सटर्नल आईसी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। किसी आईसी से अगर गेट में कोई इनपुट आया और गेट उसी तरह बिहेव करेगा तो अल्टीमेटली ये उसी तरह कंट्रोल हो जाएगा। तो यही इसका मॉसफेट का यूज होता है और हमारे सारे मदरबोर्ड में, सारे जो लैपटॉप के मदरबोर्ड हैं, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में ये यूज होता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। आगे बढ़ते हैं। तो आपको लैपटॉप में ये 3 पॉइंट्स वाले नहीं मिलेंगे, आपको लैपटॉप में ये 8 पॉइंट्स वाले एस एम टी कंपोनेंट्स मिलेंगे। इसको एस एम टी सर्फेस माउंटिंग कंपोनेंट्स बोलते हैं और पी चैनल और एन चैनल होता है। आप उसकी घबराइए मत। सिंपल समझने का तरीका क्या है कि अगर वो नंबर ऑड है, जैसे आप 1357, ये ऑड नंबर है 9, ठीक है, और 2 से मल्टीपल वाला इवन नंबर है। अगर 2 से मल्टीपल वाला इवन नंबर है तो वो एन चैनल मॉसफेट है। अगर ऑड नंबर है तो वो पी चैनल मॉसफेट है। अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको दिखाया था ना मैंने यहाँ की, ये गेट वोल्टेज है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो अल्टीमेटली ऐसे करंट जाएगा तभी फ्लो करे। तो गेट गेट से एक ट्रिगर आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट सेक्शन बना रखा है। ये 2 पिन गेट सेक्शन है, ये 2 पिन सोर्स सेक्शन है और ये सारे पिन को ड्रेन बोला जाता है। तो ये ड्रेन है। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सेम मैंने आपको आर्किटेक्चर यहाँ बताया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ओके,
अब मॉसफेट यहाँ पे मैंने 3 पिन का मॉसफेट से इसलिए समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि टेस्ट कैसे कर सकते हैं इस मॉसफेट को। टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? आपके मदरबोर्ड में अगर कल के दिन मॉसफेट खराब हो गया तो हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ग्राउंड, सोर्स और ड्रेन को आइडेंटिफाई करना है अपने मॉसफेट में, ठीक है? तो ये अगर आप 8 पिन में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो आप डेटा शीट इसका खोल लीजिए। डेटा शीट इंटरनेट में मिलता है, जिस आईसी का नंबर वहां ऊपर लिखा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये आईसी दिख रहा है आपको 4433BA8942, अगर ये जाके आप इंटरनेट में सर्च करेंगे और इसका डेटा शीट निकालने की चाहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके बारे में कि इसके पिन का, हर पिन की वैल्यू क्या है और क्या है ये पिन। तो आपको उसकी वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, पर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो वो कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने मल्टीमीटर को ऑन करना है और कंटिन्यूटी मोड में रखना है, ठीक है? कंटिन्यूटी मोड में क्या होता है कि जब आप रेड और ब्लू, रेड और ब्लैक प्रोब को अगर टच करते हैं तो वो बीप साउंड करता है, तो इसका मतलब है सर्किट क्लोज्ड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसमें आपको, किसके बीच में चेक करना है? आपको ड्रेन और सोर्स के बीच में चेक करना है कि कल के दिन देखो, देखिए यार सिंपल है, अगर ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट पहले से ही है तो गेट की क्या जरूरत है ना? तो ये तो शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए ना, तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक पिन को रखते हैं ड्रेन में, एक को रखते हैं सोर्स में और चेक करते हैं कंटिन्यूटी है कि नहीं। देखिए अगर आपका बैड मॉसफेट है तो इसको पॉजिटिव में रखिए, ड्रेन को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए और इसको यहाँ पे रखिए। अगर अगर बीप आता है तो फिर, और तो फिर ये खराब है। अगर सही बीप नहीं आता है तो खराब है। तो आप देखिए फॉर पी चैनल मॉसफेट, अगर वो मॉसफेट पी चैनल है तो रेड प्रोब को आपको ड्रेन में रखना है और ब्लैक प्रोब को सोर्स में रखना है, ठीक है? अगर ऐसा रखा है और बीप आ रहा है तो खराब है। अगर 300 ओम से 500 ओम के बीच में दिखा रहा है तो सही है, ठीक है? सिमिलरली आप यहाँ देखिए एन चैनल में रेड प्रोब को आप सोर्स में रखिए और ब्लैक प्रोब को ड्रेन में रखिए। अगर 300 टू 500 दिखाता है तो सही है, रिवर्स में हाई करंट दिखाएगा। अगर इसी प्रोब को आप उल्टा करोगे तो कुछ रीडिंग नहीं दिखाएगा, इन्फिनिटी पे चले जाएगा, इसका मतलब सही है। अगर बीप आया तो खराब है। तो इस तरह आपको वो मॉसफेट को चेक करना है मदरबोर्ड में। आपको डाउट है तो फिर आपको निकाल के एक बार चेक करना है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मॉसफेट मदरबोर्ड में दिखता कैसा है, देखिए मैंने एक मदरबोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया है। तो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये है मॉसफेट, ठीक है? ये देख रहे हैं ये है मॉसफेट, ये देख रहे हैं ये है मॉसफेट। आप देख रहे हैं, देखो कितने सारे लग रखे हैं। देखिए ये हर जगह एन चैनल पी चैनल मॉसफेट लगे रहते हैं। देखिए देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि अब मॉसफेट क्या होता है। क्योंकि गेट से कोई कंट्रोल कर रहे हैं किसी के ड्रेन और सोर्स को, तो मॉसफेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे आप किसी आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। एज पर जैसा आप इसको चेंज करेंगे वैसे ही आउटपुट चेंज होगा। तो कितना अच्छा पार्ट है रेगुलेशन के लिए, क्योंकि अपने पास, आपने देखा है ना कि मदरबोर्ड में नॉर्मल डेस्कटॉप में आपके पास एसएमपीएस सप्लाई होता है, पर मदरबोर्ड में कुछ नहीं होता है कि एक चार्जर आता है, चार्जर के बाद 19 वोल्ट की सप्लाई होती है, सीधे मदरबोर्ड के बोर्ड में चली जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मॉसफेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको बताया कि मॉसफेट कैसा दिखता है मदरबोर्ड में। और अदर एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि कंपोनेंट्स और कौन से होते हैं मदरबोर्ड में। तो आप कैपेसिटर देखेंगे, आप कैपेसिटर में आप देखेंगे एसएमडी कैपेसिटर्स हैं, ये एसएमडी कैपेसिटर हैं, ये छोटे छोटे कैपेसिटर हैं, जो छोटे छोटे हैं ना, छोटे छोटे ऐसे टाइप के दिखते हैं, वो एसएमडी कैपेसिटर्स हैं। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं सिल्वर कलर के, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स बोलते हैं। आप सिमिलरली रेजिस्टर देखिए, जैसे ये है आपका ये एसएमडी कैपेसिटर्स और ये हैं आपके रेजिस्टर्स। तो इसके ये एसएमडी कोड होते हैं, इससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये देखिए ये है आपके कैपेसिटर। और आपको इंडक्टर्स मतलब कॉइल्स, कॉइल मतलब इंडक्टर है ना, फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। तो ये देखिए ये है कॉइल मदरबोर्ड में, ये देखिए ये है कॉइल। तो आपका ऐसे समझना है कि मदरबोर्ड में कैसा है। जैसे ये रेम ग्राम का स्लॉट है, तो आपको समझना है मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स कैसे हैं, आपका मॉसफेट कहाँ है और आपके अदर कंपोनेंट्स कहाँ हैं, इतना आपको समझना है। तो हमने क्या देखा अभी, हमने देखा मॉसफेट काम कैसे करता है, मॉसफेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर आप सिंपल लॉजिक से समझें कि मॉसफेट में क्या होता है, गेट से ही सब कुछ कंट्रोल होता है वोल्टेज, जो बहुत अच्छी चीज है और यही चाहिए हमें पावर सप्लाई बनाने के लिए। तो अब हमने क्या, तो आप समराइज करते हैं। हमने क्या देखा, हमने आर्किटेक्चर्स देखे, आर्किटेक्चर में वेरियस आईसीज कैसे लगते हैं। हमने ये देखा कि एक मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट कनेक्ट कैसे होता है सर्किट में, और गेट से मॉसफेट में कंडक्टिविटी हम ला सकते हैं। जैसा गेट में करेंगे वैसे ही आउटपुट आएगा। जैसे 4 वोल्ट का गेट वोल्टेज देंगे तो आउटपुट 4 वोल्ट के हिसाब से चलेगा। तो ये मॉसफेट का फंक्शनैलिटी है। तो ये सब समझने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सारा जो कॉन्सेप्ट हमने आज तक सीखा है, जो आर्किटेक्चर सीखा है, मॉसफेट के बारे में सीखा है, वो अब हम वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करेंगे, ठीक है? तो आप देखिए सबसे पहले आता है सिंगल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन। सिंगल आउटपुट मतलब सिर्फ एक वोल्टेज आउटपुट आ रहा है। फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड को अगर सही सपोज 3.3 वोल्ट चाहिए, ठीक है?
अब आपको 3.3 वोल्ट चाहिए, तो एक ही आउटपुट है। ये पर्टिकुलर सर्किट 5 वोल्ट, 1 वोल्ट, ना 0.98 वोल्ट, ये सब मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है, ये सब तो नहीं निकाल सकता। एक ही आउटपुट निकाल सकता है। तो वो उसका आर्किटेक्चर कैसा है आपको एक्चुअल में समझना है कि आर्किटेक्चर कैसा है, ताकि कल के दिन आप ट्रबल शूट करें और किसी मशीन को समझने की कोशिश करें तो आर्किटेक्चर एक्चुअल में आपको हेल्प करे। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल देखिए, मॉसफेट आपको मैंने पहले बताया था। तो मॉसफेट देखिए, इस सर्किट में कितने मॉसफेट लगे, एक मॉसफेट लगा है, ये दो मॉसफेट लगा है। तो आर्किटेक्चर के हिसाब से समझते हैं। 19 वोल्ट जो सप्लाई आ रहा है आपके चार्जर से, जो सप्लाई आ रहा है, चार्जर क्या करता है, 230 वोल्ट को क्या इसमें 230 वोल्ट को आपके चार्जर 19 वोल्ट में चेंज कर देता है। ठीक है, तो 19 वोल्ट का जो सप्लाई आ रहा है मॉसफेट में आ रहा है। ठीक है, मॉसफेट से मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स में कनेक्टेड है 19 वोल्ट का सप्लाई ऐसे। पर ये जुड़ा तो नहीं है ना, क्योंकि गेट का जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। ठीक है, अब 19 वोल्ट का सप्लाई है और सोर्स से, इसका सोर्स मॉसफेट 1 का सोर्स इसके ड्रेन से कनेक्टेड है और इसका सोर्स ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, मॉसफेट 2। तो मॉसफेट का आर्किटेक्चर तो आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आईसी की तरफ। आईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गेट से कंट्रोल करना इन दोनों को, इनको कंट्रोल करना और गेट से कंट्रोल करना इसको। ठीक है, अब क्या होगा, ये तभी कंडक्ट करेगा जब ये कंट्रोल करेगा, जब ये वोल्टेज भेजेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भेजेगा, तभी कंट्रोल होगा, नहीं तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, नहीं तो आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। तो सब कुछ डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर रेगुलेटर आईसी। ठीक है, इसलिए इसको सिंगल वेज रेगुलेटर बोलते हैं। तो और ये इसका वोल्टेज कहाँ है, 5 वोल्ट। ये भी किसी किसी पर्टिकुलर वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम से निकला है, जो हम आगे देखेंगे, 5 वोल्ट सप्लाई है। तो आप देखिए, सिंपल तरह से समझिए, बहुत आसान है। मॉसफेट जब तक काम नहीं करता जब तक आप गेट वोल्टेज नहीं देते। ठीक है, तो गेट वोल्टेज इंपॉर्टेंट है मॉसफेट के लिए। ठीक है, और हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमारे पास एक आईसी पहले से ही है। तो अब क्या होगा, जब इस पर्टिकुलर आईसी को, विच इज अ रेगुलेटर आईसी, इनेबल सिग्नल मिलेगा किससे, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब या इसी एम्बेडेड कंट्रोलर से, जब इनेबल सिग्नल मिलेगा तब ये बोलेगा भाई साहब मुझे 3.3 वोल्ट चाहिए भैया, दे दे। तो ये बोलेगा ओके सर, समझ गया। तो ये क्या बोलेगा कि ये आईसी इसको गेट वोल्टेज देगा, इसको गेट वोल्टेज देगा, गेट वोल्टेज देगा। जैसे ही इसको गेट वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ से करंट कर जाएगा और ये पूरा सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो फिर करंट जाएगा। आप बोलेंगे कि भाई ये क्यों है, फिर गेट वोल्टेज को दिया, तो ये कंट्रोल कर सकता है कि मुझे कौन सा ये अप करना है, मुझे ये वाला अप करना है कि ये वाला अप करना है, ये कौन आईसी कंट्रोल कर सकता है। तो अभी इसको लगा कि भाई जान कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको लगा कि इसको बंद करना है, इसको चालू करना है, तो एक्चुअली 90 वोल्ट फ्लो कैसे होगा, दोनों को ऑन कर देगा और ऐसे फ्लो कर देगा। तो मतलब शॉर्ट सर्किट से आगे के किसी कंपोनेंट को नुकसान ना हो, इसलिए ये मॉसफेट का कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। ठीक है, और सिमिलरली अब आप तो समझ गए, आप ये सेटअप तो समझ गए कि कंट्रोल कैसे कर रहा है। तो इसमें पूरा कंट्रोल का राइट्स वो इस आईसी को होता है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को होता है, जो मैंने आपको दिखाया है। ये वोल्टेज, इसकी पूरा दिमाग होता है, यही डिसाइड करता है। और ये किसका दिमाग चलता कैसे है, एम्बेडेड कंट्रोलर से जब इनेबल ऐसा होता है तभी चलता है। ठीक है, और जब ये पूरा सर्किट जब चालू हो जाता है, एकदम मस्त चलने लग जाता है, तो फिर हार्डवेयर पावर सिग्नल ये आईसी वापस भेजता है एम्बेडेड कंट्रोल को, सेइंग दैट भाई साहब सब चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हार्डवेयर पावर सिग्नल इसको भेज देता है आईसी को। तो आईसी समझ जाता है अच्छा भाई ये वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया, और 3.3 वोल्ट अगर बाई चांस ये सिंगल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर 3.3 वोल्ट निकालना चाहता है तो वो निकल गया है। तो इतना तो आप सिंगल वोल्टेज का समझ चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आने वाले कॉन्सेप्ट में यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस वोल्टेज ज्यादा। अब इसमें तो एक ही वोल्टेज निकल रहा है ना 3.3 वोल्ट, अब और भी वोल्टेज निकालने पड़ेंगे, तो वो कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, बस इस आईसी को हम 4 मॉसफेट यूज करेंगे। तो आप देखेंगे, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल किया है, बहुत सिंपल है। आप देखिए 4 मॉसफेट यूज कर दिया। तो 4 मॉसफेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक आउटपुट यहाँ से आएगा, एक आउटपुट यहाँ से आएगा। तो अगर बाई चांस यहाँ पे 3.3 वोल्ट है तो यहाँ पे आउटपुट आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जिससे सर्किट है 5 वोल्ट का आउटपुट है। तो डबल वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है ये। तो जब 19 वोल्ट सप्लाई आता है, इसका तो सप्लाई 5 वोल्ट का है, तो 19 वोल्ट सप्लाई आता है, मॉसफेट के हिसाब से कंट्रोल होता है। और दिस इज प्राइमरीली सीन इन सीपीयू सप्लाई और प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई। तो सीपीयू सप्लाई में क्या होता है कि सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है 1 वोल्ट। आप सीपीयू बहुत सारा एम्पेयर करंट लेता है, 30 एम्पेयर तक करंट होता है, 1 वोल्ट रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग वोल्टेज चाहिए ना, राइट। प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई में अलग। तो एक वोल्टेज से काम नहीं चलता, मल्टीपल वोल्टेज चाहिए। मॉसफेट को ऐसे अरेंज किया जाता है कि मल्टीपल वोल्टेज निकालने के लिए, तो उसको उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबल वोल्टेज रेगुलेशन। और इस तरह आपको समझना है कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और ये पर्टिकुलर रेगुलेटर आईसी के अगेंस्ट चलता कैसे। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने इनेबल का सिग्नल नहीं बताया, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। इनेबल का एम्बेडेड कंट्रोलर से आपको इनेबल का सिग्नल आएगा, और भी हार्डवेयर का
हार्डवेयर आप सिग्नल बता देगा ये जब पूरा पूरा क्या बोलते हैं वोल्टेज एज पर द रिक्वायरमेंट चल गया है, ठीक है। तो डबल वोल्टेज, सिंगल वोल्टेज एक वोल्टेज निकालने के लिए, डबल वोल्टेज रेगुलेटेड दो वोल्टेज वोल्टेज निकालने के लिए। तो सबका सब इसका इसकी जननी कहाँ है, ये है, यही कर रहा है सब कुछ, ठीक है, यही दिमाग है। और इसको दिमाग कहाँ से मिल रहा है, एम्बेडेड कंट्रोलर से उसके इनपुट को आता है, वही दिमाग मिल रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के, जो पावर सेक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या रेगुलेटर सेक्शन तो समझ गए, अब हम पावर सेक्शन में आते हैं। अब पावर सेक्शन में समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक वो दिया है स्कीमेटिक डायग्राम, एक वेबसाइट दिया है। इसमें अपना आप एक काम कीजिए कि ना जब भी आप लैपटॉप में एक्चुअली में समझना चाहते हैं तो एक स्कीमेटिक अपने लैपटॉप को अलग से निकाल लीजिए। तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लैब वन नाम का वेबसाइट है, इसमें आपको बहुत सारे स्कीमेटिक मिल जाएंगे। से सपोज आपका डेल का है मशीन है, इंस्पायरन सीरीज का मशीन है आपका, या तो आपका एसर का मशीन है, तो इनके सारे के ना एक मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड का आईडी होता है, और उसके अंदर उसकी स्कीमेटिक होती है पूरी। मतलब ये सपोज ये ट्रांजिस्टर लगा है, नॉट गेट लगा है, कैसे है क्या है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ऐसे पूरी स्कीमेटिक होती है। ये आपको बहुत हेल्प करता है। जनरली मैंने जो ऊपर ओवरऑल आर्किटेक्चर बताया वो तो बता ही दिया, इसको समझने की वैसे जरूरत नहीं है। पर कल के दिन आप एक्चुअल में समझना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो एक्चुअल में समझना चाहते हैं, वो स्कीमेटिक निकाल के स्टडी कर सकते हैं कि स्कीमेटिक कैसा है। तो इसलिए मैंने वेबसाइट का रेफरेंस दिया है। आगे बढ़ते हैं स्कीमेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है एक मदरबोर्ड का, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड की स्कीमेटिक समझने के बाद आप कैसे काम करते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे कितना 230 वोल्ट से चार्जर का पॉइंट है, ये 230 वोल्ट से इसने 90 वोल्ट दे दिया, ठीक है, 19 वोल्ट दे दिया इसने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये वोल्टेज यहाँ आया। अब तो ये इनपुट कॉइल, कॉइल मतलब इंडक्टर, ये इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है और ये फ्यूज है। तो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा ट्रबल शूट करते हैं। अगर बाई चांस आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको इनिशियल सेक्शन चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे और ये वोल्टेज आ रहा है, आप देख रहे हैं ये वोल्टेज। सबसे पहले तो ये कॉइल में आपको पता है कॉइल कैसा होता है, अगर आप सर्किट सर्किट डायग्राम देखें तो ऐसा होता है, कॉइल ऐसा होता है, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी तो शॉर्ट होता है ना। तो अगर यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, तो ये यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, तो वो सही है। अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब यहाँ इस सेक्शन तक सही है। अब ये है फ्यूज। अब फ्यूज होता है यहाँ अंदर, ठीक है। अगर ये फ्यूज उड़ गया है तो आपके यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो आपको ये समझना है कि फ्यूज है कहाँ पे लगा है। तो इसी तरह आप स्कीमेटिक से बहुत कुछ चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपका ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, ये एक तरीका है। पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, उनको ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए पूरा ब्लैक बॉक्स हो जाएगा ये। तो आपको ऐसे समझना है, ठीक है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, चार्जिंग सेक्शन पे। यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे जो हमने आज तक यूज किया है अक्रॉस अक्रॉस आर इम्प्लीमेंट, जो हमने अभी पूरा पूरा बताया वही यूज करेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा, आर्किटेक्चर सीखा है, हमने सीखा है मॉसफेट क्या होता है वो सीखा है, हमने रेगुलेटर आईसी के बारे में सीखा है, हमने मॉसफेट का आर्किटेक्चर सीखा है कि एक वोल्टेज कैसे निकालता है मॉसफेट, दो वोल्टेज कैसे निकालता है, मल्टीपल वोल्टेजेस कैसे निकालता है। तो अब चार्जिंग सेक्शन के बारे में उसी उसी रेफरेंस से उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे पे, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ठीक है, ये लाइन खींच दिया, ठीक है। ये दो 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 सेक्शन में डिवाइड कर दिया और मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो आप देख रहे हैं कि चार्जर से यहाँ वोल्टेज आ रहा है कितना, 19 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, है ना। आप चार्जर आउटपुट तो 19 वोल्ट करता है, उसने 19 वोल्ट किया। तो आपके यहाँ से जब करंट आएगा ना सबसे पहले चार्जर को, तो ये जो रेगुलेटर आईसी है ना, इसको 2.5 वोल्ट एक रेजिस्टर से पोटेंशियल ड्रॉप होकर मिलेगा। तो 19 वोल्ट यहाँ आया, तो ये रेजिस्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रजिस्टर कैसा है। तो ये रजिस्टर की वैल्यू होती है, और फिर यहाँ से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से ये क्या करता है, 19 वोल्ट को ड्रॉप कर देता है 2.5 वोल्ट। तो ये रजिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब जब तक इसको 2.5 वोल्ट नहीं मिलता है ये चालू नहीं होता है। इसको 2.5 वोल्ट मिला, तो जैसे ही इसको 2.5 मिल रहा है, इसका पहला रूल क्या होता है, ये बोलता है हाँ भाई चार्जर कनेक्टेड है। दूसरा रूल, अगर चार्जर कनेक्टेड है तो मुझे 19 वोल्ट जो चार्ज दे रहा है उसको आगे ले जाना है। तो क्या करेगा, ये इनेबल सिग्नल दे देगा किसको, गेट के थ्रू, इन दोनों मॉसफेट को। आपको पता है ना, गेट जब ट्रिगर मारता है तभी तो जैसे ही गेट ने ट्रिगर मारा, ये करंट ऐसे गया, सीधे गया ना वोल्टेज यहाँ से यहाँ। तो आज सारा वोल्टेज कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारा वोल्टेज अब उस पॉइंट पे आ गया जहाँ पे मैंने एरो बना रखा है। तो यहाँ पे आपको पूरा सारा वोल्टेज आ गया यहाँ पे। और इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम, 19 वोल्ट का वोल्टेज है। और इस पोटेंशियल ड्रॉप 15 एसएमडी कोड 1502 जो इस आईसी का रजिस्टर का एसएमडी कोड है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इससे ये समझ जाएगा भैया सब कुछ सही है और चार्जिंग बराबर हो रही है, लैपटॉप कनेक्टेड है और नहीं वोल्टेज बराबर आ रहा है, चार्जिंग नहीं वोल्टेज बराबर आ रहा है। अब अगर वोल्टेज बराबर आ रहा है तो ऑब्वियसली इस वोल्टेज आने के बाद आपको इसको चार्ज तो करना पड़ेगा ना, अपने अपने उसको बैटरी को। तो यहीं से ये क्या करता है, मॉसफेट का सेम बताया है, यहाँ पे ट्रिगर करता है और इसको चार्ज करने का इंडक्शन दे देता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है।
तो वोल्टेज बराबर आता है तो बराबर चार्ज होता है। यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है, मैं बताता हूँ, इंडक्टर और कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है। इंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ट्रांजिएंट्स जो आते हैं ना, करंट के ट्रांजिएंट्स ऐसे आते हैं ना, उनको उनको नेग्लिजिबल कर देता है। और फिल्टर कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है, फिल्टर कैपेसिटर सर्किट में कैसे लगता है, सपोज ये आपका आईसी है, तो फिल्टर कैपेसिटर ऐसे लगेगा और ग्राउंड को आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इम्पीडेंस ऑफ फिल्टर कैपेसिटर कहता है 1/2 पाई एफ सी। और डीसी में क्या फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो इम्पीडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इम्पीडेंस ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा होगा तो मतलब ये एसी डीसी को रोक देगा। तो अल्टीमेटली डीसी को यहाँ आने नहीं देगा। तो अल्टीमेटली ट्रांजिएंट्स हैं वो यहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, और प्योर डीसी आईसी को मिलेगा। तो इसी के कारण से यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो ये इसी तरह फिल्टर कैपेसिटर का यूज होता है। तो इसको बोलते हैं फिल्टर कैपेसिटर, ताकि ट्रांजिएंट जाएं और उसको एक्चुअल में प्योर डीसी करंट जो टाइम के साथ वेरी करता है, जैसे अगर ये टाइम है तो प्योर डीसी है ना, राइट, तो 5 वोल्ट है, ये वेरी थोड़ी कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है ना टाइम के साथ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको चार्ज होगा। तो अब हमने क्या देख लिया, चार्जिंग पूरा अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्चार्जिंग में। अब भाई साहब चार्ज तो हो रहा है, अब डिस्चार्जिंग क्या, आपने ना यहाँ से यहाँ ये वाले पॉइंट में गए और यहाँ से ये चार्जर हटा दिया। चार्जर हटा दिया तो चार्जर हटे, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, ये एसी इन जो 2.5 वोल्ट है इसको मिलेगा नहीं, तो ये समझ जाएगा भैया चार्जर हट चुका है, तो ये कनेक्शन देगा नहीं, तो यहाँ पे 19 वोल्ट आएगा नहीं, तो चार्जिंग सेक्शन आउट ऑफ पिक्चर है। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्चार्जिंग सेक्शन। अब क्या होता है, जब इसको पता चल जाता है कि भाई ये यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, तो ये कनेक्टेड टू सुपर आईओ एम्बेडेड कंट्रोलर के साथ होता है, अच्छा कनेक्टेड होता है आईसी के साथ, तो अब इसका काम चालू हो जाता है। तो ये जो मॉसफेट इसके साथ कनेक्टेड है, ये जो मॉसफेट इसके साथ कनेक्टेड है उसको डिस्चार्जिंग मॉसफेट कहते हैं। सिमिलरली ये जो चार्जिंग मॉसफेट है इनको चार्जिंग मॉसफेट कहा जाता है। तो अब ये क्या करता है, यहाँ से इसके पास गेट का ट्रिगर देता है, इसको गेट का ट्रिगर इसने दिया ट्रिगर, तो ये चालू हो गया। चालू हो गया तो यहाँ से आपका करंट जाएगा और एक्चुअल में ऐसे फ्लो करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 12 टू 13.9 वोल्ट जो बैटरी की पावर है वो मिलने लग जाती है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये आपका डिस्चार्जिंग होने लग गया, मशीन आपका डिस्चार्ज होने लग गया। आप समझे ना, तो ये कॉन्सेप्ट है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो आपने आपने क्लियर हो गया कि मॉसफेट कैसे काम करता है। तो मॉसफेट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, और मॉसफेट किस तरह कनेक्टेड है एक रेगुलेटर आईसी के साथ, प्लस एक लैपटॉप को वो चार्ज और डिस्चार्ज कैसे कर रहा है वो हमें बताया गया है। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो आने वाला सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपके ध्यान से सुनिएगा, तो उसको आपको समझ में आ तो जाएगा, पर थोड़ा ट्रिकी है, तो वो उसमें आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या समझ लिया है, आपने ये समझ लिया है मॉसफेट के बारे में, आपने अपने रेगुलेटर के बारे में समझ लिया है, और आर्किटेक्चर समझ लिया है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो समझ लिया है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझ लिया है। अब आगे आते हैं हम वोल्टेज जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, तो घबराइए मत, बहुत सिंपल है ये, बस आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। तो इसको बोलते हैं डबल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। अब होता क्या है इसमें कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड को, लैपटॉप के मदरबोर्ड को दो टाइप के वोल्टेजेस चाहिए, मल्टीपल टाइप के वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, और वो कहाँ जाता है, सारे वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे आपने देखा ना ये वोल्टेज रेगुलेटर ये 5 वोल्ट पे ही काम करता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 5 वोल्ट पे काम करता है, 19 वोल्ट देता है, 5 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, और 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है मदरबोर्ड में, वो कहाँ जाता है, इनपुट आउटपुट बायोस। आपको पता है बायोस आईसी 8 पिन वाला आईसी बताया था मैंने, साउथ ब्रिज में इसको जो होता है एम्बेडेड कंट्रोलर, इनको चाहिए 3.3 वोल्ट, इससे ज़्यादा चला गया तो इनकी रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं, तो 3.3 वोल्ट। तो ये कहीं से तो जनरेट होना चाहिए ना। अब एसएमपीएस सप्लाई जैसे अपने डेस्कटॉप में होता है वैसा थोड़ी है अभी इसमें लैपटॉप में, तो ये कहीं ना कहीं चाहिए। तो ये आर्किटेक्चर पूरा डिफाइन होता है लैपटॉप में एक रेगुलेटर आईसी के थ्रू। और इसमें यूज़ कैसे करते हैं हम, एक एम्बेडेड कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। तो ये आपने देखा एम्बेडेड कंट्रोलर, इसको यूज़ करते हुए ये पर्टिकुलर सेक्टर सर्किट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल समझिए, ये इसलिए यूज़ किया है कि मुझे अब अपने लैपटॉप में बहुत सारे वोल्टेजेस चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट को बहुत सारे टाइप का वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कैसे जनरेट करूंगा, मेरे पास एस एम पी एस तो है नहीं, तो ये प्रोसेस से होता है। तो आप देखिए सेम गेट के लॉजिक से इसको इनेबल होता है। मैंने 4 पिन वाला आपको आर्किटेक्चर पहले भी समझाया था मैंने आपको 4 पिन वाला। ये देखिए मॉसफेट 1 डबल वोल्टेज रेगुलेटर, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, सेम कॉन्सेप्ट है डबल वोल्टेज रेगुलेटर का। अब आप देखिए डबल वोल्टेज जनरेट हो रहा है,
आप देखिए 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है और 3.3 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो 19 वोल्ट का इसको रेफरेंस मिल रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही इसको वोल्टेज मिलता है, चार्जिंग वोल्टेज मिलता है, 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एलडीओ सिग्नल देता है। किसको देता है? आपके ईसी को। ईसी को क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंट्रोलर। 3 वोल्ट और 5 उसको बोलते हैं, इस सिग्नल को क्या बोलते हैं? एलडीओ सिग्नल, वो लो ड्रॉप आउट सिग्नल। तो 3 वोल्ट का सिग्नल ऐसे गया इसको। जैसे ही इसको 3 वोल्ट का सिग्नल मिलता है, ये बोलता है S5 ऑन का सिग्नल रेगुलेटर आईसी को दे देता है, ऑन हो जा। मतलब जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक ये इसको भेजेगा ही नहीं, तो जब तक ये वोल्टेज जनरेट होगा ही नहीं। तो देखिए कितना अच्छा कनेक्टेड है। तो आप ऐसे ट्रबल शूट करने में कितना अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको मदरबोर्ड के बारे में पता है, आपको बोल रहे हैं कि अगर अगर आपका ईसी एम्बेडेड कंट्रोलर वोल्टेज नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है ये सेक्शन में प्रॉब्लम है। आपको आपको किस तरह से, तो ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये सेक्शन से जब तक एलडीओ आता नहीं है, जब तक ये सेक्शन से आपका एलडीओ आता नहीं है, तब तक ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं निकालता है। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया ना आपको। फिर उसके बाद हम जाते हैं रेगुलर आईसी। रेगुलर आईसी को ये ट्रिगर एसवाई ऑन होता है। तो अल्टीमेटली हमने डबल वोल्टेज रेगुलेशन में क्या किया, दो टाइप के वोल्टेज जनरेट कर दिए। ठीक है, सिंपल। तो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। 19 वोल्ट क्या था, चार्जिंग के लिए आता है। और उसके बाद क्या था, आपने यहाँ देखा था 2.5 वोल्ट किसको चाहिए, चार्जर को। तो वोल्टेज ही समझिए किसी लैपटॉप में। 2.5 वोल्ट कौन सा वोल्टेज होता है, जो वो वोल्टेज होता है जो किसी चार्जिंग सेक्शन को चाहिए बताने के लिए कि मेरे पास चार्जर है कि नहीं। तो 19 वोल्ट तो आता है, 2.4 दूसरा वोल्टेज है। 3.3 वोल्ट होता है, 3.3 वोल्ट में क्या होता है, आईओ बायो सेक्शन, साउथ ब्रिज सेक्शन, एम्बेडेड कंट्रोलर सेक्शन को 3.3 वोल्ट चाहिए। अब आपके 5 वोल्ट कहाँ चाहिए, सारे रेगुलेटर्स, कितने सारे रेगुलेटर्स हैं, उनको सारे को 5 वोल्ट चाहिए। समझ गया, वोल्टेज का तो समझ गया। तो आपको इस तरह आइडेंटिफाई करना है वोल्टेज के बारे में। अब आप 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया ना 3.3 वोल्ट कहाँ चाहिए, ये सब कंपोनेंट इन सब में चाहिए 3.3 वोल्ट। उसी तरह मदरबोर्ड में देखिए, ये सेक्शन जो है ना, आपको अपना मदरबोर्ड खोलेंगे लैपटॉप का, तो ये सेक्शन है, इसको बोलते हैं 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का सेक्शन। देखिए, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा 3.3 वोल्ट का 5 वोल्ट का सेक्शन कहाँ है। तो मैंने आपको इमेज दे दिया, आप इसको रेफरेंस के लिए रख लीजिए। कल के दिन आप कुछ खोलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन किधर है। ठीक है, अब सुपर आईओ और इसी बायो सेक्शन की तरफ हम जाते हैं। चलिए, तो रिवाइज करते हैं। ईसी आईसी, इसको बोलते हैं एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी। आपको पता है ना एम्बेडेड कंट्रोलर कहाँ यूज होता है, जैसे हमने जब डिस्कस कर रहे थे, आपका सीपीयू आता है, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज आता है, फिर आपके क्या आता है, फिर आते साउथ ब्रिज के बाद आता है एम्बेडेड कंट्रोलर आता है। एम्बेडेड कंट्रोलर क्या क्या यूज है, इट कंट्रोल्स द वोल्टेजेस ऑफ द मदरबोर्ड। एम्बेडेड कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट है अक्रॉस, क्योंकि आपने देखा ना, जब किसी रेगुलेटर को आईसी इनेबल सिग्नल देना पड़ता है तो कौन सबसे पहले किससे इनपुट आता है, एम्बेडेड कंट्रोलर से। तो एम्बेडेड कंट्रोलर कंट्रोल्स द वोल्टेज, मतलब जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा वो वोल्टेज आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इनेबल सिग्नल देता है ना, ये बताया मैंने। और ये हार्डवेयर बूट सिग्नल और रेगुलेटर जब एक्चुअल में वोल्टेज प्रोड्यूस कर लेता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, रेगुलेटर ने सपोज इसने इनेबल सिग्नल दिया, रेगुलेटर ने वोल्टेज प्रोड्यूस किया, वोल्टेज 3.3 वोल्ट प्रोड्यूस किया और सर्किट में, तो रेगुलेटर बोलता है ठीक है भाई, मैंने 3.3 वोल्ट प्रोड्यूस कर दिया, सब कुछ ठीक है। तो हार्डवेयर सिग्नल भेजता है इसको, तो ये समझ आता है हाँ भाई 3.3 वोल्ट प्रोड्यूस हो चुका है। तो ये भी इसका एक फंक्शनलिटी है। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस समराइज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि एम्बेडेड कंट्रोलर क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आईसी इज कंट्रोल्ड बाय साउथ ब्रिज। आपने देखा है ना, सीपीयू, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज एंड एम्बेडेड कंट्रोलर। साउथ ब्रिज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एम्बेडेड कंट्रोलर। ठीक है, और एम्बेडेड कंट्रोलर का पावर क्या होता है, 3.3 वोल्ट, क्योंकि हमने देखा है डबल वोल्टेज रेगुलेशन, हमने दो टाइप के पावर जनरेट किए थे ना, 3.3 वोल्ट और ये, तो 3.3 वोल्ट से ये चलता है। ठीक है, क्लियर है ना, ये आगे बढ़ते हैं। थिंग्स वी नो द बायोस आईसी। बायोस आईसी क्या होता है, बायोस को तो आपने बताया, दिस आईसी से 8 पिन आईसी, मैंने बताया था 8 पिन आईसी है। ठीक है, इट हैज अ सेटिंग इन, ये फर्मवेयर को स्टोर करता है और 3.3 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज चाहिए, सेम वोल्टेज चाहिए। तो अब हम इन दोनों का कनेक्शन देखेंगे। हम इन दोनों का कनेक्शन कैसे देखेंगे, जैसे जब मैंने पीसीएच आर्किटेक्चर और स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बता रहा था, तो आपने देखा था नीचे, जैसे नीचे जाने के बाद आपका ईसी एम्बेडेड कंट्रोलर के साथ एक बायोस कनेक्टेड था, ये बायोस कनेक्टेड था। तो ये कनेक्शन एक्चुअल में है क्या, क्योंकि मैंने तो एक लाइन से कनेक्ट करा दिया था ना उसको। मैंने मैंने कैसे बनाया था, मैंने कर दिया था, ये है आपका एम्बेडेड कंट्रोलर, एम्बेडेड कंट्रोलर, और ये है आपका बायोस आईसी, है ना, बायोस आईसी 8 पिन का आईसी है, ये मैंने ऐसे बता दिया था, और 2 to 8 MB स्टोर करता है। तो ये तो बहुत सिंपल बताया था ना, पर इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है और कैसे कंट्रोल होता है, कितना वोल्टेज थी, आपने यहाँ देखा है कि 3.3 वोल्ट है इसका, और एक्चुअल में कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं कवर करूंगा। ठीक है, आप समझ गए ना बायोस और वो क्यों कनेक्टेड है। हरदम बायोस एम्बेडेड कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है, ताकि बायोस बायोस और इन दोनों के बीच में बहुत बातचीत होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब सेम है, सिंपल है, इतना मैंने समझाने के बाद ये डायग्राम में देख के आपको डर तो नहीं लग रहा होगा। तो सिंपल है, ये है आपका एम्बेडेड कंट्रोलर और ये है आपका बायोस आईसी, ठीक है। आप बायोस आईसी में देखिए, ये आपका पिन नंबर 1 है, तो मैंने 1 बताया है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये 8 पिन कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। और फिर ये आपका मल्टीपल पिन कॉन्फ़िगरेशन के साथ है ये आपका एम्बेडेड कंट्रोलर। दोनों को 3.3 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। अभी तक जब आपने चार्जर कनेक्ट किया है, लैपटॉप को पावर ऑन नहीं किया है, अभी उसके हिसाब से देखिए, ठीक है। पावर ऑन होने के बाद लैपटॉप कैसे फंक्शन होता है हम नेक्स्ट आने वाले में देखेंगे। पर आपको क्या है ना, आपने लैपटॉप में चार्जर लगा रखा है, तो चार्जर लगाने के बाद वोल्टेजेस और स्टैंड बाय में है, तो सारे वोल्टेजेस सारे सेक्शंस को बराबर मिलते हैं, और देन दे वेट फॉर द पावर बटन टू बी क्लिक्ड, ताकि जैसे पावर बटन क्लिक करे उसके बाद ये एक्शन ले सके, ठीक है। ये एक्शन ले सकें कि और स्क्रीन डिस्प्ले कर सके, रैम को पावर दे सकें, सीपीयू को पावर दे सकें, सीपीयू चले, और फिर जो भी आप फंक्शन कर सकें। तो उससे पहले ये सारे स्टैंड बाय में होने चाहिए ना। अगर स्टैंड बाय में नहीं होंगे तो आप पावर बटन दबाएंगे तो सब तब चालू होंगे, ये सब तो ये बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए ये लोग जनरली स्टैंड बाय में रहते हैं। तो स्टैंड बाय में रहने के लिए आपको क्या है, 3.3 वोल्ट का सप्लाई है, रजिस्टर, इसके बाद एक रीसेट का सिग्नल आता है, ठीक है। अगर इसको 3.3 वोल्ट का सप्लाई मिल गया, 3.3 वोल्ट का सप्लाई कहाँ से मिलता है, रेगुलेटर से मिलता है, तो 3.3 वोल्ट का सप्लाई मिल गया, तो यहाँ रजिस्टर से पोटेंशियल ड्रॉप होकर इसको एक रीसेट का सिग्नल मिलता है, ठीक है। ये रीसेट का सिग्नल, ये एम्बेडेड कंट्रोलर है, ये किसको पास करता है, अभी तक पावर बटन मैंने दबाया नहीं है। ये रीसेट का सिग्नल किसको पास करता है, बायोस को, ठीक है। तो बायस क्या करता है, रीसेट का सिग्नल जैसे मिलता है पिन नंबर 1 पे, बायस क्या करता है, सीरियल आउटपुट इसको देता है, सीरियल आउटपुट देता है। और ये 3 वोल्ट का इसके पास ड्रॉप होने के बाद वोल्टेज है, वोल्टेज रेफरेंस है 3 वोल्ट, तो इसका कुछ नहीं, सीरियल आउटपुट इसको देता है, किसको, एम्बेडेड कंट्रोलर को, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए, है ना। तो अब आप समझ रही, अब आप समझिए सीरियल, अगर बाई चांस इसको कुछ राइट करना है इस बायोस में, तो वो कैसे करता है, पिन नंबर 5 के थ्रू राइट करता है, आपने देखा ना राइट्स कमांड। और सिंक्रोनाइजेशन के लिए हरदम क्लॉक का इनपुट हरदम 6th पिन पे रहता है। तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब कैसे है, अगर एक्स काम हो रहा है और वाई काम हो रहा है, और एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए ना। पता चला एक्स कुछ और कर रहा है, वाई कुछ और कर रहा है, कुछ काम एक्चुअल में हो ही नहीं पा रहा है, तो एक्स और वाई एक निगरानी में रहना चाहिए। तो क्लॉक जो होता है, इसको क्लॉक बोलते हैं, तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए क्लॉक। तो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो कुछ भी होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे इसको क्लॉक सिग्नल मिलता है, ताकि ये सिंक्रोनाइज रहे सारे ऑपरेशन से, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, जो मैंने नीचे बताया था ना, ईसी और बायोस के बीच कनेक्शन ऐसा होता है, और इसको 3.3 वोल्ट का दोनों को रिक्वायरमेंट होता है, और दोनों क्या करते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होता है जैसे मैंने आपको बताया। इसमें 2-3 इंटीग्रेटर पॉइंट होते हैं, जैसे ये रीसेट सिग्नल इसको मिलता है, तो ये रीसेट आगे पास करता है, उसकी तरह से दोनों इंटीग्रेट होते हैं, सीरियल आउटपुट को देता है, और वो बूटिंग के लिए चालू रेडी हो जाता है स्टैंड बाय में। तो अब तक हम कहाँ पहुंच गए, लैपटॉप स्टैंड बाय में आ चुका है, बटन दबाने के बाद अपने को चालू होना है, लैपटॉप ये बोलता है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं दिस आई, तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, आपको बताना भूल गया, ये दिस आईसी रिसीव्स हार्डवेयर बूस्ट सिग्नल फ्रॉम और रेगुलेटर्स, आल्सो साउथ ब्रिज कंट्रोल्स दिस आईसी, ये तो आपको बताया। ये आईसी हरदम साउथ ब्रिज से कंट्रोल होता है, ठीक है। और ये जब भी किसी रेगुलेटर को ये सिग्नल भेजता है, ठीक है, रेगुलेटर को ये सिग्नल भेजता है और बोलता है कि भाई रेगुलेटर रीसेट सिग्नल ले, तो उसके बाद ये इसके बाद इनपुट एक्सपेक्ट करता है हार्डवेयर बूट सिग्नल, मतलब चल गया है कि नहीं वो भी इनपुट, तो ये सब मैनेज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि रेगुलेटर पावर मैनेज करता है, उसको मैनेज ये करता है, उसको मैनेज नॉर्थ ब्रिज करता है, ठीक है। तो ये इसी और बायस को सेक्शन है, ठीक है। और हम आप देखिए आप ये डायग्राम में देखिए, इसमें देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एम्बेडेड कंट्रोलर, और ये है आपका बायोस आईसी। तो आप ऐसे मदरबोर्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका एमबीटी कंट्रोलर कहाँ है और आपका बायोस आईसी कहाँ है। तो तो ये एकदम क्लियर है। तो क्लियर मैंने आपको बताया है कि कैसे इंटीग्रेशन है। आप इसको पॉज करके फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताया है। ये कंपोनेंट्स में कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको आप ये मत सोचिए कि मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। पर आप अगर ये वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या है। और आपने मदरबोर्ड का, आपको कोई मदरबोर्ड का सेट मिल जाता है किसी पुराने मदरबोर्ड का, या कभी आपका लैपटॉप कोई टेक्नीशियन खोलता है, तो आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है और वो क्या फंक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम पावर के बटन को प्रेस कर रहे हैं। मैंने अभी तक क्या बताया कि वो स्टैंड बाय में है, अभी तक हमने पावर के बटन को प्रेस नहीं किया। अब हम क्या कर रहे हैं, पावर के बटन को प्रेस कर रहे हैं। अगर ये पावर के बटन को प्रेस करते हैं तो फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पावर के बटन को प्रेस करते हैं। आप घबराइए मत, बहुत सिंपल है, आप बार बार देख सकते हैं इसको, आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। सिंपल है, मैंने आप सबसे सिंपल तरीके से बताया ताकि आपको कोई, मैंने बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग से बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये फंक्शन कैसे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर बटन प्रेस करते ही, पावर बटन प्रेस करते ही आपने देखा है यहाँ पे पावर का
एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी के पास पावर का पॉइंट है, आप पावर जैसे प्रेस किया तो एम्बेडेड कंट्रोलर आईसी को मिल गया भैया पावर का सिग्नल, आपने बटन प्रेस कर दिया ना। अब ये फटाफट सिग्नल किसको देता है, साउथ ब्रिज को। एम्बेडेड कंट्रोलर कौन कंट्रोल करता है, साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज को बोलता है सर मेरे को पावर का सिग्नल मिल गया है, मैं आपको सिग्नल दे रहा हूं, तो बोलता है साउथ ब्रिज एक्टिव हो जाता है, ठीक है, साउथ ब्रिज एक्टिव हो जाता है। ऑल्सो सेंड द रीसेट सिग्नल साउथ ब्रिज, ये पावर सिग्नल देता है प्लस रीसेट सिग्नल भेज देता है साउथ ब्रिज को। साउथ ब्रिज क्या करता है, लो प्रोसेसिंग वाले कंपोनेंट हैंडल करता है ना, तो इसको रीसेट सिग्नल देता है। जैसे ही रीसेट सिग्नल देता है साउथ ब्रिज एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल एक्टिव। तो अब क्या हो गया, पावर बटन बताने के बाद, अभी तक तो हमने पावर बटन नहीं दबाया था, जैसे ही पावर बटन दबाया आपका एम्बेडेड कंट्रोलर एक्टिव हो गया, आपका साउथ ब्रिज एक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया, एम्बेडेड कंट्रोलर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द साउथ ब्रिज, ठीक है। आपका एक्टिवेट हो गया, अब एक्टिवेट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। साउथ ब्रिज एक्टिवेट हो गया, आप पूरे सिस्टम को चालू करना है ना, उसको आपका रैम एक्टिवेट करना है, सीपीयू एक्टिवेट करना है, सब कुछ एक्टिवेट करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साउथ ब्रिज की, ये सब एक्टिवेट करना। तो साउथ ब्रिज जैसे ही एक्टिवेट होता है, सबसे पहले SLP S3 SLP S4, ये टेक्निशियल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, SLP S3 SLP, ये सिर्फ रीसेट कमांड्स हैं जो साउथ ब्रिज एम्बेडेड कंट्रोलर को फिर से भेजता है। हम एक्टिव हो गया, एम्बेडेड कंट्रोलर को भेजता है, और एम्बेडेड कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने बताया है, पावर कंट्रोल करना है, तो वो रेगुलेटर आईसी मेमोरी को एक इनेबल सिग्नल भेजता है। और ये रेगुलेटर आईसी मेमोरी आपको पता है ना, रेगुलेटर के बाद अपना तो कुछ नहीं होता, पर बहुत सारे मॉसफेट्स कनेक्टेड होते हैं ना, मॉसफेट्स कनेक्टेड होते हैं, तो मॉसफेट को कैसे कनेक्ट करता है, गेट सिग्नल से कंट्रोल करता है। तो ये रेगुलेटर आईसी क्या करता है, गेट सिग्नल ट्रिगर करके मॉसफेट के आर्किटेक्चर को चालू कर जाता है और मल्टीपल वोल्टेजेस निकाल देता है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना वोल्टेज कि एक एक मॉसफेट, जब हमने एक आर्किटेक्चर यूज किया तो हमने कौन सा वोल्टेज निकाला था, एक्स वोल्टेज निकाला था, एक ही वोल्टेज निकाला था। हमने दो यूज किया तो हम 3.3 वोल्ट भी निकाल पा रहे थे, 5 वोल्ट भी निकाल पा रहे थे, किससे, इसकी मदद से। सिमिलरली इसकी मदद से हम मल्टीपल वोल्टेज निकाल सकते हैं। सबसे पहले रैम सेक्शन को बहुत वोल्टेज अलग अलग एज पर रैम कैटेगरी अलग अलग वोल्टेज स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो आप देखिए रैम में DDR1 बहुत सारे रैम्स हैं, DDR1 2 3 4 5 6 4 रैम्स हैं। DDR1 को 2.5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, DDR2 को 1.8 वोल्ट की, DDR3 को 1.4 की, सो ऑन। तो आपके रैम को रिक्वायरमेंट कैसे मैनेज होता है, साउथ ब्रिज से, ठीक है। आपने बटन दबाने के बाद रैम के पास जाता है, ठीक है। तो अगर कोई कंप्यूटर बूट नहीं हो रहा है, बटन दबाने के बाद चालू नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपके रैम में इशू है। आप इसको निकाल के यहाँ रबर लीजिए, जो इरेजर रबर, इसके इसके पॉइंट्स को अच्छे से रबड़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कार्बन जम जाता है, और उसको लगा दीजिए तो आपका बूट अप हो जाएगा। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे कि एक्चुअली रैम आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ऐसा इशू होता है तो आपको सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना है ये कंपोनेंट्स में हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये सब DDR1 तो अलग अलग वोल्टेज रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट सफाइस कैसे हो रहा है, रेगुलेटर के थ्रू। कैसे, मॉसफेट्स कनेक्टेड हैं इसके साथ, मॉसफेट जब कनेक्टेड हैं तो मॉसफेट अलग अलग वोल्टेज जनरेट करते हैं, और उन वोल्टेज को जरूरत होती है तो रैम भी एक्टिवेट हो जाता है। आप समझ रहे हो कितना कितना अच्छे से इंटीग्रेटेड है एक साउथ ब्रिज एम्बेडेड कंट्रोलर के साथ, और रेगुलेटर आईसी कैसे इंटीग्रेटेड है एक वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक वोल्टेज रेगुलेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक कंप्यूटर का उसका प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर के दो फीचर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, हरदम ध्यान रखना। एक प्रोसेसर हरदम 1 वोल्ट या 0.9 वोल्टेज से आगे नहीं चलता है, ठीक है। ये उसका रेफरेंस वोल्टेज 0.98 वोल्ट टू 1 वोल्ट, जो भी AMD जो भी प्रोसेसर हैं, क्योंकि बहुत टाइनी कंपोनेंट्स हैं, इतने इतने वोल्टेज में चलते हैं। प्लस इनको करंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, 30 एम्स का करंट रिक्वायरमेंट। 30 एम्स बहुत हाई करंट है। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ हाउ हाई 30 एम्स, अगर तो दो वायर लें, और दो वायर को, एक नॉर्मल वायर जो आपके घर में यूज होता है उसमें से, अगर वो नहीं है इतना सर्टिफाइड, आप 30 एम करंट इससे भेजें, ठीक है, तो क्या होगा पता है, क्या होगा कि ये होगा, ये पिघल जाएगा। इतना हाई करंट वोल्टेज, इतना हाई करंट फ्लो करता है, तो ये पिघल जाता है। तो उसका मैनेजेबिलिटी पावर इतना हाई होना चाहिए। तो एक प्रोसेसर को 30 एम तक का करंट चाहिए, तभी प्रोसेसर के लिए हीटिंग इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तभी इसके ऊपर आप देखेंगे ना, हीटिंग फैंस लगे होते हैं, हीट सिंक्स लगे होते हैं, क्योंकि वो हीट होता है ना, इतना इतना 30 एम्पेयर करंट जा रहा है, इतना हाई करंट रिक्वायरमेंट, तभी प्रोसेस कर पा रहा है, तभी हीट होता है। तो हीट होता है तभी वो हीट सिंक लगाए जाते हैं। आप इतना तो कॉन्सेप्ट समझ गए। तो वोल्टेज रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पर्टिकुलर पावर और एम्पेयर रिक्वायरमेंट, करंट रिक्वायरमेंट किसी सीपीयू को दे। तो वोल्टेज रेगुलेटर मल्टीपल सेक्शंस में काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर है, मल्टीपल मॉसफेट्स लगे हैं। सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर है, मॉसफेट्स लगे हैं, तो मल्टीपल मॉसफेट के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से ये 10 एम्पेयर करंट देता है। तो अगर बहुत सारे करंट चाहिए तो मल्टीपल पाथ के थ्रू
आप देखें ना, आप देखिए यहाँ सिंपल है, मल्टीपल पाथ के थ्रू वो करंट पहुंचाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ आप सर्किट में देख रहे हैं क्या, 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर, तो तीनों ऐड किए यहाँ इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 30 एम्पेयर। ठीक है, 30 एम्पेयर करंट सीपीयू को मिल गया। और सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आप तो इतना स्पेसिफिकेशन सीपीयू का समझ गए, सीपीयू को हाई करंट रिक्वायरमेंट है। अब इसको वोल्टेज रेगुलेटरी गेट स्विचिंग, रेगुलेटर आईसी होता है वो इंपॉर्टेंट है गेट स्विचिंग करने के लिए। रेगुलेटर आईसी ऑब्वियसली आपके मॉसफेट को कंट्रोल करेगा। तो ये आईओ इसी कंट्रोलर से इसको फीडबैक मिलता है कि भाई अब सीपीयू को चालू करने का टाइम आ गया है, यूजर ने एक बटन दबा दिया है, तो इसको सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलते ही ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये एक्टिवेट होता है सीपीयू को सब करंट मिल जाता है, सब रिक्वायरमेंट मिलता है, सीपीयू बोलता है अच्छा भाई मुझे सब मिल गया है, तो फीडबैक दे देता है उसको। और फीडबैक सिग्नल कैसे चलाता है, फीडबैक सिग्नल सीपीयू टू वोल्टेज रिक्वायरमेंट टू रेगुलेटर। तो फीडबैक सिग्नल सीपीयू उसको वापस देता है, रेगुलेटर को बोलता है कि हाँ भाई मुझे जो रिक्वायरमेंट था मुझे करंट का वो मुझे मिल चुका है, और मुझे करंट का रिक्वायरमेंट मिलने के बाद मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये फीडबैक रेगुलेटर देता है इसको। तो इसका मतलब है कि इसका जो फीडबैक पॉइंट से इससे आपको पता लगता है कि आपका सीपीयू ढंग से चल रहा है कि नहीं, और सीपीयू को रिक्वायरमेंट मिला है कि नहीं। ठीक है, तो सीपीयू को जब रिक्वायरमेंट मिल गया तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इसको इनपुट देता है, और ये हब कंट्रोलर को क्या बोलता है, प्लेटफॉर्म हब कंट्रोलर को बोलता है कि सब कुछ ठीक है, पावर गुड, सिग्नल ऑल ओके करके ये सिग्नल भेज देता है। और क्लॉक आईसी को क्लॉक इनेबल का सिग्नल भेज देता है। तो मतलब सीपीयू ऑन हो गया और सीपीयू का प्रोसेसिंग ऐसे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह वोल्टेज अलाइंड है और सीपीयू कैसे लिंक्ड है, और सीपीयू को कितना वोल्टेज और कितना करंट का रिक्वायरमेंट है। इसी तरह ये सीपीयू का वोल्टेज सेक्शन का होता है। तो सिमिलरली रैम सेक्शन मैंने कवर किया, रैम को वोल्टेज रिक्वायरमेंट है और किस तरह से कंट्रोल होता है रेगुलेटर के थ्रू। सिमिलरली सीपीयू को भी ऐसे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप अगर इसको समराइज करें तो आपको ये समझ में आएगा कि रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मॉसफेट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एम्बेडेड कंट्रोलर पूरा वोल्टेज कंट्रोल करता है, और साउथ ब्रिज एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जब आप बटन दबाते हैं, पावर बटन जैसे दबाते हैं, साउथ ब्रिज को कनेक्शन जाता है, उससे पहले सब स्टैंड बाय में होता है, साउथ ब्रिज को कनेक्शन जाता है, साउथ ब्रिज के बाद एम्बेडेड कंट्रोलर रेगुलेटर को जाता है, और फिर अक्रॉस द सीपीयू सारे वोल्टेजेस, अक्रॉस द मदरबोर्ड सारे वोल्टेजेस मिल जाते हैं। तो आप देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सीपीयू रैम सेक्शन है, इसमें जो प्रोसेसिंग वोल्टेज प्रोसेसिंग सेक्शन है ये है, वो देखिए आपका रैम तो यहाँ घुसता है, ये स्लॉट्स है रैम के। ठीक है, ये होते हैं स्लॉट्स रैम के। तो आप अपना लैपटॉप खोलेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे छोटा सा कार्ड डाल सकते हैं आप, दो पैरेलल स्लॉट्स होते हैं, प्लस ये सीपीयू रैम सेक्शन है। तो ये सीपीयू रैम सेक्शन में ये वोल्टेज के बारे में जो मैं बता रहा था ये है। तो आप अपना मदरबोर्ड खोलेंगे तो आपको ये ऐसे मिलेगा। तो गाइज यही था पावर के बारे में, पावर रिक्वायरमेंट के बारे में, आपके सीपीयू के बारे में, सारे में, और सारे वोल्टेजेस मैंने कवर कर चुका हूँ। तो आपको उम्मीद है सारा ओवरव्यू मिल चुका होगा, किस तरह वोल्टेजेस होते हैं, किस तरह एक मॉसफेट कनेक्टेड होता है, रेगुलेटर क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, साउथ ब्रिज क्या होता है। तो इससे आपको ओवरऑल पिक्चर मिल चुका है। आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन का और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जितना मैंने आपको बताया है उससे आप एक लैपटॉप के मदरबोर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं, प्लस ये आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट पॉइंट था मेरा चिपसेट के बारे में, जो मैंने बताया है। तो चिपसेट में क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, वही वोल्टेज रेगुलेशन है, मॉसफेट के थ्रू होता है और फिल्टरिंग सर्किट के थ्रू होता है। तो 1.505 वोल्ट की रिक्वायरमेंट किसको होती है, मैंने जैसा सीपीयू को बोला था 1.1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट सीपीयू को होती है, ग्राफिक मेमोरी कार्ड को 1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली ग्राफिक सप्लाई सेक्शन को जीएफएक्स ऑन का ऑन सिग्नल मिलता है। तो बेसिकली यही है कि ये होता है आपका रीसेट सिग्नल, जो इसको बोलता है ऑन हो जा। ऑन होने के बाद ये इसको ट्रिगर पड़ता है गेट के थ्रू, ट्रिगर करता है मॉसफेट रेगुलेटर फिल्टरिंग सर्किट में आपको कैपेसिटर और इंडक्टर लगे होते हैं जो फिल्टर करता है। अल्टीमेटली आपको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिलता है। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया है वही है, कुछ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि हर मॉडल का, हर पर्टिकुलर मॉड्यूल का एक वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है। जैसे जैसे ग्राफिक सेक्शन का अपना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, 0.9 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। सीपीयू का देखिए आपको 1 वोल्ट का रिक्वायरमेंट, 30 एम्पियर करंट का वो रिक्वायरमेंट है। और डीडीआर अलग अलग मेमोरीज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यही यही फंक्शन है चिपसेट का, फैमिली का। तो आप देखिए 1.5 वोल्ट ग्राफिक चिपसेट का मदरबोर्ड में दिखता कैसे है, आप देख रहे हैं ये प्रोसेसर लगा है। और तो ये सेक्शन आप चेक करेंगे तो चिपसेट के 1.5 वोल्ट और 0.9 वोल्ट का जो सेक्शन है ना, तो ये सेक्शन सारा है, इसी में सारा डिफाइंड है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ब्लॉक में। यही यहाँ पे डिफाइंड है जिसमें आप मॉसफेट्स कनेक्टेड है, एक मॉसफेट कनेक्टेड है मॉसफेट कंट्रोलर के साथ, है ना, वो एम्बेडेड कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, इसको मिलता है, फिर ये मॉसफेट को इनेबल करता है और मल्टीपल वोल्टेज जनरेट करता है। तो यही सेक्शन है। इस अगर कुछ इशू होता है तो आपको इसी सेक्शन को चेक करना है, मॉसफेट को चेक करना है। मॉसफेट चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और इसी तरह ये सेटअप रन होता है। तो चलो, थैंक यू गाइस।
सो फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लस एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं लैपटॉप्स के बारे में और चीजें कवर करूंगा। जैसे आपको बायोस को समझना है कि प्रोग्रामिंग ऑफ बायोस कैसे होता है, वो भी मैं कवर करूंगा। प्लस हम कुछ रियल टाइम सिनेरियोज देखेंगे जिसमें अगर कुछ ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स आए तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो भी हम इसी को बेसिस लेके उन चीजों को सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आपके लैपटॉप में कोई फॉल्ट आए तो आपको कैसे उसको अप्रोच करना है और कैसे क्लियर करना है। तो ये भी हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड आई मेक श्योर दैट आई गिव यू वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट जो आपको रियल टाइम में हेल्प करे। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।